नेक्स्ट आ जाता है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, यानी किस वजह से स्केलेटन जो है वीक होना शुरू हो जाता है और अपनी शेप जो है वो लूज करना शुरू हो जाता है। इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक कॉजेज भी हैं, हार्मोनल कॉजेज भी हैं और न्यूट्रिशनल कॉजेज भी आ जाते हैं। जेनेटिक कॉजेज के अंदर उन्होंने जो डिजीजेस बताए हुए उसके अंदर क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग रह जाती है ओरल और नेजल कैविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पैलेंटाइन प्रोसेस होता है वो इजीली फ्यूज नहीं हो पाता किसके साथ में। पैलेंटाइन जो है वो तालू को कहते हैं और मैक्सुला जो है ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ओरल और नेजल कैविटी के अंदर ओपनिंग रह जाती है, जिसकी वजह जो है वो लंग्स में जाने का भी खदशा होता है। इस डिजीज को क्या कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। अब इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज की वजह से जो दूसरा डिजीज होता है उसको माइक्रोसेफली कहते हैं, जिसके अंदर स्मॉल साइज ऑफ स्कल होता है ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। इसके अलावा आर्थराइटिस है जो कि हड्डियों और जोड़ों का दर्द को कहते हैं, या जोड़ों के अंदर क्या हो जाना, स्वेलिंग को कहते हैं। ये 100 डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसके डिफरेंट टाइप्स जो है वो आगे भी डिस्कस होंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया वो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि क्या है, एक डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव डिजीज कौन सा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फंक्शन जो है उसका जॉइंट्स का जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या फॉर्म्ड होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज की वजह होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या होता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। और इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इसकी रीज़न ये है कि बोन्स जो है उसके रीअब्जॉर्प्शन जो है बोन से मिनरल्स वगैरह की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है इस डिज़ीज़ के अंदर, और इतना ज़्यादा मिनरल्स और कैल्शियम जो है बोन के ऊपर डिपॉजिट नहीं होते, जिसकी वजह से बोन का मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली एजेड वुमेन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, एस्ट्रोजन जो है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब इसके अंदर दूसरे जो रीजंस हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं होने में, उसके अंदर इनसफिशिएंट एक्सरसाइज है, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, और इसके अलावा क्या है, स्मोकिंग। और इसकी जो थेरेपी है वो क्या है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसके जरिए जो है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज। न्यूट्रिशनल कॉजेज के अंदर ऑस्टियोमलेसिया आ जाता है जो कि सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं। अब इसके अंदर क्या वजह है, इसके अंदर भी यही वजह है कि इनएडवोकेट मिनरल्स रिसीव नहीं होते बोन्स को, यानी प्रॉपरली मिनरल्स जो हैं वो रिसीव नहीं होते, इनएडवोकेट होते हैं, कम होते हैं। इन दिस डिजीज कैल्शियम सॉल्ट आर नॉट डिपॉजिट एंड हेंस बोन्स सॉफ्टन एंड वीकन। कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम सॉल्ट जो है वो बोन्स के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो रही हैं और वीक हो रही हैं। वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग एंड पेल्विस बेंड एंड डीफॉर्म। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ऑस्टियोमलेसिया का किस में होता है, जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं, जो वजन उठाती हैं, जिसके अंदर लेग और पेल्विस की बोन आ जाती है। द मेन सिम्टम इज द पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन द अफेक्टेड बोन्स, यानी सबसे ज़्यादा इसके जो स्वीयर क्या पेन इसकी होती है, जो इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। ठीक है, ऑस्टियोमलेसिया का जब वजन उठाता है कोई इंसान तो उसके बोन्स के अंदर पेल्विस और लेग की बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि क्या है, उसको ऑस्टियोमलेसिया होने का खतरा है। रिकेट्स आ जाता है। रिकेट इज एन अदर डिजीज इन चिल्ड्रन विद बाउ लेग्ड एंड डिफॉर्म पेल्विस। रिकेट जो है बेसिकली छोटे बच्चों के अंदर होता है, जिनके अंदर उनकी टांगे और पेल्विस जो है वो मुड़ा हुआ होने का खदशा होता है या डिफॉर्म्ड होगा, उसकी शेप खराब होगी। इट इज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये किस वजह से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, बाय विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी ऐसा मिल्क जिसके अंदर विटामिन डी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। या दूसरा इसका इलाज क्या है, एक्सपोजिंग स्किन टू सन लाइट टू क्योर डिसऑर्डर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी दी जाए मरीज़ को ताकि उसको विटामिन डी जो है वो मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क क्लिप, जिसके अंदर जो वर्टिबल कॉलम्स हैं उनके अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद होती है, जो कि एज अ पैड लाइक कुशन लाइक जो है वो काम करती है और फ्रिक्शन जो है वो उसको रिड्यूस करती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है
का उसके दरमियान के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्बोसस, ठीक है, जो कि क्या है इनर सेमी फ्लूइड, उसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस पल्बोसस। और जो आउटर दरमियान बाहर की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, एनलस फाइब्रोसिस, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है न्यूक्लियस पल्बोसस विच एक्ट एज अ रबर बॉल टू गिव अ डिस्क इट इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसको डिस्क को क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है, कंप्रेसिबिलिटी देता है, एंड स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, यानी आउटर सरफेस के ऊपर क्या फाइब्रो कार्टिलेज का रिंग होता है जिसको क्या कहते हैं, एनलस फाइब्रोसिस। द एनलस फाइब्रोसिस होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्रा, उसका काम है कि इलास्टिसिटी देना है न्यूक्लियस पल्बोसस का, और एनलस फाइब्रोसिस जो कि आउटर कवर होता है उसका काम क्या है कि इन वर्टिब्रास को आपस में जोड़े रखना। द डिस्क एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग एंड टू लेसर एक्सटेंट टू बेंड लेटरली, इन डिस्क का काम क्या है, हेल्प आउट करना वॉकिंग में, जंपिंग में, रनिंग में और इसके अलावा मूवमेंट शो करने में। अब उन्हें कहा कि कोई भी ट्रॉमा या किसी इंजरी की वजह से ये डिस्क जो है वो क्या हो जाती है, अपनी प्लेस से हट जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हर्निएशन, इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क इसको कहा जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली इन्वॉल्व रप्चर ऑफ एनलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय द प्रोट्रूशन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्बोसिस, यानी कि हर्निएशन के प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर स्लिप डिस्क हुई होती है उसके अंदर क्या होता है कि एनलस फाइब्रोसिस जो है वो रप्चर हो जाता है, आउटर कवरिंग जो है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पल्बोसिस जो है वो इनर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। इफ प्रोट्रूशन प्रेसेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व एग्जिस्टिंग फ्रॉम कॉर्ड जनरेट सीवियर पेन, ये न्यूक्लियस पल्बोसिस जब बाहर निकलता है तो इसके ये किसके ऊपर जाके अफेक्ट करता है, स्पाइनल नर्व्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, सीवियर पेन जो है वो क्रिएट होती है। अब उन्हें क्या, डिस्क क्लिप इज ट्रीटेड बाय बेड रेस्ट, ट्रैक्शन एंड पेन किलर, यानी उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बेड रेस्ट के जरिए या किसी चीज़ के साथ पुल करने के जरिए, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, पेन किलर मेडिसिन के जरिए, ठीक है। अब उन्हें क्या, इफ दिस फेल्स दिस मे बी रिमूव सर्जिकली, यानी कि अगर ये सारे तरीके जो है कारआमद नहीं होंगे तो डिस्क को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्डिलोसिस, इट इज़ द डिजीज विच कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिबल जॉइंट्स, यानी ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, वर्टिबल जॉइंट जो है वो मूव नहीं करते, उनके अंदर क्या हो जाती है, इनमोबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शैटिका। शैटिका बेसिकली क्या है कि पेन बहुत ज़्यादा स्वीयर जनरेट होती है, लोअर बैक से नीचे एंड तक जाती है, शैटिका नर्व जो है वो एक्सटेंड करती है लोअर बैक से एंड तक, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बताया इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्टबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शैटिका नर्व, यानी ये नर्व के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है बहुत स्वीयर किस्म की। इट रिजल्ट ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शैटिका नर्व विच might follow a fall, a herniated disc or improper administration of injection into a buttock, यानी कि अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कोई चोट लग जाना या improper क्या कहते हैं इंजेक्शन लगना, जिसकी वजह से इस नर्व का, शैटिका नर्व का जो कि लोअर बैक से जनरेट होती है एंकल तक जाती है, उसमें क्या कहते हैं पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसकी एक और रीज़न हर्निएटेड डिस्क यानी स्लिप डिस्क भी हो सकती है। दिस में रिजल्ट इन नंबर ऑफ लोअर लिम इम्पेयरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड, यानी इसमें खुदा न खास्ता खतरा किस बात का होता है कि बिल्कुल ही जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो मफलूज हो सकता है, ठीक है। व्हेन शैटिका नर्व इज कम्प्लीटली ट्रांसजेक्टेड द लेग बिकम रियली यूजलेस, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता वो पेशेंट जो है अपनी लेग्स को, दे कैन नॉट बी फ्लेक्स एंड ऑल फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, यानी कि वो मूवमेंट नहीं शो कर सकती उसकी लेग, और सारी फुट और एंकल की जो मूवमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। रिकवरी फ्रॉम शैटिका इंजरी इज़ यूजुअली स्लो एंड इनकम्प्लीट, यानी कि इसकी इंजरी के अंदर बहुत स्लो रिकवरी जो है वो होती है और बाज़ुकात इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थराइटिस, जो कि मैंने बताया था जोड़ों का दर्द को कहा जाता है, जिसके अंदर जो हो जाते हैं अपना फंक्शन जो है डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है उनका। इट रिजल्ट इन पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग ऑफ अ जॉइंट, यानी अकड़ाव आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है। अब उन्होंने कहा है कि ये किस वजूहात की बिना पे होता है, बैक्टीरियल एक्यूट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, यानी कि बैक्टीरिया के हमले की वजह से भी हो सकता है और उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। द मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट थिकन, फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज, यानी जॉइंट्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है जो कि रिडक्शन कम करता है वो इस दौरान है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है
विच कॉन्सिक्वेंटली लीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब क्रॉनिक आर्थराइटिस कौन कौन से हैं? ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि पीछे भी हमने पढ़ा है, रिमॉइड आर्थराइटिस बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर बॉडी के अपने सेल्स जो है इम्यूनिटी से जो फाइट करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, वो शुरू कर देते हैं। गॉइटी आर्थराइटिस जो है, गॉइड जिसको कहते हैं, वो बेसिकली ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी जब किडनी जो है प्रॉपरली यूरिक एसिड को बॉडी से नहीं निकाल पाती तो वो एक्मुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। और क्या कॉज करता है? गॉट कॉज करता है, जिसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है टो के अंदर, पाँव के।